नमस्कार दोस्तों, मैं KGH से रमेश गोदारा। लगातार हम आपको अलग अलग विधानसभा में अलग अलग उम्मीदवारों से मिलवा रहे हैं। आज हम एक बहुजन समाज पार्टी के कदावर नेता, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में हिसार से तीसरे नंबर पे रहे हैं, मास्टर देशराज जी, उनसे बातचीत करेंगे। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं और मेरी ओर से बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और आप तीसरे नंबर पे रहे। अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आप क्या समीकरण बनते जा रहे हैं? देखिए, मुझे राजनीतिक रूप से एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म मिला है, बहुत बढ़िया राष्ट्रीय पार्टी मिली है, जिसकी बदौलत हमने सभी हिसार लोकसभा क्षेत्र के गांव में दौरा करके और उनको अपने पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से, उद्देश्यों से, कार्यक्रमों से अवगत करवाते हुए, अपील करते हुए वोट की अपील की। और मैं तो ये मानता हूँ कि हम राजनीतिक रूप से इस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। चाहे मुझे जीत ना मिली हो, लेकिन तीसरे नंबर पर आना राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो हरियाणा के, जो हिंदुस्तान के जो उप प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल की पुत्रवधू खड़ी थी दोनों, और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की माँ भी खड़ी हुई थी, उनको हरा के हमने तीसरे नंबर पर जो न आए हैं। और इसमें हमें बहुत बढ़िया वो मिली है। हम कहते हैं कि हमने राजनीतिक रूप से एक बढ़िया आगाज़ किया है, तो बढ़िया अंजाम भी मिलेगा। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी हमें बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी, पूरी आशा है। मास्टर जी, अभी तो आपको गठबंधन हो चुका है लोकदल के साथ विधानसभा चुनाव में, बहुजन समाज पार्टी का। अभी तो और कुछ बड़ा रंग बदलने वाले हो? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारा गठजोड़ हुआ है हरियाणा के अंदर। एक राष्ट्रीय पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और हमारी जो है ना INLDO के मुखिया अभय सिंह चौटाला और बहन मायावती के प्रतिनिधि, उनके भतीजे आकाश आनंद जी के बीच में जो प्रेस वार्ता हुई है 11 जुलाई को, उसमें स्पष्ट हुआ है कि किस किस पार्टी को कितनी कितनी टिकटें मिलेंगी। और दोनों पार्टियों को ये एक महसूस हुआ, ज़रूरत भी है समय को देखते हुए, कि बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा की जो INLDO पार्टी है, उनको इस बात का पता चला कि जो ये लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो, ये लोगों को बरगला के संविधान बचाओ और हमारा लोकतंत्र बचाओ का मुद्दा दे के, एक पार्टी ने तो ये मुद्दा दिया और दूसरी पार्टी ने जो है ना लोगों को बरगलाने का काम किया है, वो जाति पे, धर्म पे, मज़हब पे और झोंक करके उनको मूलभूत सुविधाएं ना देकर बरगलाने का, लॉलीपॉप देने का काम बरगला के और उनको वोट ले लिया। देखिए, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ के मुद्दे पर लोगों को बरगला दिया गया, वरना हमारे भाइयों को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र और संविधान बचाने का काम तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम जी ने किया। उनसे बढ़कर तो देखिए, जो बहकाए गए और दिग्भ्रमित हो गए कि कांग्रेस पार्टी ने उनको दिग्भ्रमित करके ने लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ के मुद्दे पर हमारे दबे कुचले शोषित किसान, मजदूर और कमेरे लोगों के वोट ले लिए। वरना उनको ज्ञान होना चाहिए कि ये तो लोकतंत्र और संविधान के विरोधी लोग हैं। यदि ऐसा ना हो तो आज गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके बहू बेटियाँ मारे जा रहे हैं, उनके तरफ नील आर्मस्ट्रांग देखिए, गरीब आदमी मारा गया, तो ये पार्टियाँ गरीब मारे जाते हैं, उनके हकूक़ के अधिकार छीनते हैं, तो कहाँ बोलते हैं, कहाँ संविधान की रक्षा करते हैं। बिल्कुल। और हमारे जो ये BJP है, ये तो देखिए ना, वर्ण व्यवस्था बनाई इन्होंने, पक्षधर हैं, और ये लोग तो ऊंच नीच फैलाने में, धर्म जाति इलाके के ऊपर बरगला के वोट लेते हैं। विकास के नाम पर किसी गरीब के, यानी जनता के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर न लड़के केवल धर्म, जाति और मजहब के पर लड़ाती है। मास्टर जी, अभी 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या आपका गठबंधन सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा क्या? जी बिल्कुल। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज गठबंधन किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की आवाज़ को उठाने में सक्षम है, और ये ज़रूरत को देखती है गठबंधन ऐसा, कम से कम हरियाणा में 90 में से 25-30 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर ये कहीं पर पहले नंबर पे भी आएगा, और कहीं पे दूसरे पे आएगा, और कहीं पे तीसरे पे भी आएगा। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जनता की, कमीरे लोगों की आवाज़ उठाते हुए उनको विश्वास में लेके, उनका विश्वास जीत के, और कम से कम गठबंधन 10-12 सीटों पर कामयाब होगा। क्या मास्टर देशराज जी भी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं तो आज से नहीं 40 सालों से किसान मजदूर कमेरे वर्ग की राजनीति के ऊपर संघर्ष कर रहा हूँ, धरना जलसा जुलूस प्रदर्शन न्याय की बात उठा रहा हूँ। और इसी कड़ी में मैंने अभी पीछे 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, और आगे भी मेरी मंशा है कि वैसे तो पार्टी जहाँ से मुझे चुनाव लड़ाएगी, मैं पार्टी का सच्चा और वफादार सिपाही होने के नाते पार्टी की जहाँ से विचारधारा की वह उसको तवज्जो दूंगा। लेकिन यदि मुझे ये पूछा जाए, प्रायोरिटी मेरी पूछी जाए, तो मैं बरवाड़ा हल्के को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि वहाँ से मुझे 5,000 वोट आया है और मेरा गाँव भी है और भी है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्राथमिकता के तौर पे बरवाड़ा हल्का इस चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और वरना दोनों पार्टियों में गठजोड़ हुआ है, गठजोड़ में जिस भी पार्टी को बरवाड़ा हल्के की टिकट आती है मैं सम्मान करूँगा। यदि दूसरी पार्टी को जाती है या मेरी पार्टी को मिलती है तो मैं पार्टी और गठजोड़ के आदेश का पालन मास्टर जी, बरवाड़ा विधानसभा के अंदर काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं विकास कार्य के। यहाँ जो भी उम्मीदवार आता है वो कहता है हम यहाँ पेरिस बना देंगे, हम यहाँ लंदन बना देंगे, पर जैसे ही चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो दिखते ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 90% जो विधायक बने हैं वो बाहरी क्षेत्रों के बने हैं। और बाहरी क्षेत्रों के लोग मैं मानता हूँ कि बाहरी क्षेत्रों के लोग एक अपने घर में कोई बच्चा लगता है IAS IPS गांव में लगता है, तो आपने देखा होगा कि वो पहले गांव या घर का या गांव का या हल्के का विकास करेगा। इसी तरह जब हल्के का विधायक ही नहीं होगा तो बाहर का विधायक होगा, तो वो हल्के के विकास के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए आज जन समस्याएं, हल्के की समस्याएं मुंह बाए खड़ी है और वो सुरसा के मुख की तरह दिन रात बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही। आपने कहा बाहरी उम्मीदवार, ये बरवाड़ा विधानसभा में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों में कह रहे हैं अभी बाहरी उम्मीदवार, क्या आपकी पार्टी का या सभी पार्टियों में? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने पीछे लोकसभा में देखा, लोकसभा में जो चार कैंडिडेट थे, चार मुख्य पार्टियों के जो कैंडिडेट थे, चारों के चारों बाहरी लोग थे। केवल मैं स्थानीय एक उम्मीदवार था, वरना दोनों बहुएं थी जो चौटाला की वो बाहर की थी, और रणजीत सिंह सिरसा से थे, और हमारे ये जो भी अभी MP बने हैं JP, वो भी कलायत के थे। हमेशा बरवाड़ा हल्का, पता नहीं मुझे बरवाड़ा हल्का के लोगों को भागे हैं या बरवाड़ा हल्का का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर 90% जो विधायक बने वो बाहरी लोग बने हैं, और इसलिए बरवाड़ा हल्के का समय पर विकास नहीं हो पाया, समुचित विकास नहीं हुआ लोगों का और हल्के का। मास्टर जी, अगर बरवाड़ा विधानसभा के वोटर अगर आपको एक बार मौका दे देते हैं, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी यहाँ के विकास कार्य में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार लोकसभा के चुनाव में कहता रहा हूँ कि आज जो है ना BJP और कांग्रेस जो है ना, वो BJP का जो प्रधानमंत्री है मोदी कहता है मैं PC हूँ, और ये जो हुड्डा और राहुल जी अब जो है ना राग अलापने लगे कि हम OBC का भला करेंगे, OBC की जातीय जनगणना करवाएंगे, हम OBC का क्रिमिनल जो सेंटर पैटर्न पे करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे OBC के लिए। क्यों करने लगे? क्योंकि इनको कोई खुशबू नहीं आने लगी इनमें, या कोई ऐसा नहीं है कि ये इनके एकदम से रिश्तेदार बन गए OBC। ये लोग जो OBC लोग जहाँ 2% आरक्षण होता था, लड़ाई लड़ते लड़ते आज जो है ना 27% 3rd 4th क्लास में रिजर्वेशन पे आए। ये इनके संघर्ष और एकजुटता का प्रमाण रहा है, और इनकी एकजुटता के कारण इन पार्टियों ने अभी तक जो है ना 75 सालों से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन आज इनको पता चल गया कि ये वोट बैंक के अलावा ये अपने हक को अधिकारों के लिए भी कुछ मांगे करने लगे हैं, इसलिए ये लॉलीपॉप देने लगे हैं। और ये स्थायी समाधान, समस्याओं का स्थायी समाधान ना करके केवल एक लॉलीपॉप देते हैं, केवल एक रेवड़ियाँ बांटते हैं। जो रेवड़ियाँ बांटना स्थायी समाधान जनता का नहीं है। स्थायी समाधान रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें जो ना आज हालात देखिए ना आप, क्या हो रहा है BC समाज के साथ, क्या रहा है, उनकी मूलभूत जो मांगे हैं, उनकी जो आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति ना ही तो BJP कर रहा है, ना ही कांग्रेस कर रही है। और जो किसानी का मुद्दा है, आज किसान रो रहा है, MSP रेट के लिए रो रहा है, वो बेचारा अपने फसलों के दुगने भाव, फसलों के दुगने रेट होने चाहिए, उसके लिए लड़ रहा है। आज वो लड़ाई लड़ रहा है अपने वजूद के लिए, अपने भाव के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आज महंगाई सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी, हमारा देश जो है ना, हमारा देश और प्रदेश आज जो ना
सैकड़ों नंबर पीछे चला गया है। जो हरियाणा कभी नंबर 1 जाना जाता रहा है जिन बातों के लिए, आज वो पिछड़ करके जो है ना नशाखोरी में, अपराध में, भ्रष्टाचार में और जो है ना नशा अपने इसमें पूरी तरह से बेरोजगारी में, महंगाई में, इनमें नंबर 1 हो गया है। जिस चीज़ के लिए नंबर 1 होना चाहिए वहाँ तो फिसड्डी है हरियाणा और प्रदेश। मास्टर जी, अब बरवाड़ा विधानसभा के सभी वोटरों से क्या अपील करोगे? हम ये अपील करना चाहते हैं भाइयों, मैं पिछले 40 सालों से किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, कर्मचारी, कमेरे वर्ग के लिए संघर्षरत रहा हूँ और मेरी घरवाली 10 साल से गांव की सरपंच भी रही है और मैं जेबीटी टीचर रहते हो कर्मचारी यूनियन में भी काम करता रहा हूँ। आज मैं कह रहा हूँ ना, किसान, मजदूर, कर्मचारी, देखिए कर्मचारी बेचारा ये जो MLA MPs है ये तो 5-5 पेंशन ले रहे हैं। ये तो समाज के ऊपर दीमक है। ये तो जो पूरा देश, पूरे प्रदेश का कर्मचारी जितना तनख्वाह लेता है ना उतना तो ये MLA MPs तनख्वाह लेते हैं। इन्होंने बंटा ढार तो सरकारी खजाने का इन्होंने कर दिया। कर्मचारी के लिए OPS लागू नहीं करे, पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं लागू कर रहे और ना ही कर्मचारी को जो है ना, आप एक बात बताइए, यदि 6 महीने में 2-4% DA बढ़ा देती है, सरकार को बढ़ाना पड़ जाए तो हो हल्ला मचा देती है सरकारें कि कर्मचारी 4% 3% DA बढ़ा दिया, इतने 1000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। अरे आप ये क्यों नहीं बताते कभी भी कि जो MLA MPs तनख्वाह लेते हैं, वेतन लेते हैं, भत्ते लेते हैं, वो जो है ना सारे हरियाणा के कर्मचारी इतनी भत्ते और तनख्वाह नहीं लेते जितने MLA MPs लेते हैं। देश का खजाना तो लूट लूट के ये खा गए, कर्मचारी बेचारे क्या खा गए? कर्मचारी तो दिन रात सेवा करता है, उसको 58 साल की सेवा के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद यदि पेंशन नहीं दी जाएगी तो वो कैसे गुजर बसर और अपना पालन करेगा, कैसे अपने समाज में और घर में इज्जत रख पाएगा? उसको धक्के मार के निकाल देंगे यदि पेंशन नहीं दी गई तो। इसलिए आज मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि यदि आप समाज में सबसे गरीबी रेखा में सबसे पीछे खड़ा है, वो चाहे किसी जाति, बिरादरी और इलाके का आदमी हो, हम उनको पूरा मान सम्मान, हकूक, अधिकार, समानता, भाईचारा और उसको महंगाई से, गरीबी से और इससे भ्रष्टाचार से और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देंगे। आज देश में युवाओं की क्या हालत है? अग्निवीर योजना, अरे जो नौजवान कम से कम 20-20, 25-25 साल सेना में सर्विस करता था, उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा होता था, अपना घर भी चलाता था, देश की भी सेवा करता था, उसमें एक देश सेवा की भावना होती थी। लेकिन आज तो 4 साल की सेवा कर दी, जिसमें 1 साल तो ट्रेनिंग करेगा, उसको तो चिंता ये रहती है कि या 4 साल बेचारा वो सेवा करेगा या वो पीछे से चिंता करता रहता है। इसलिए क्या देशभक्ति की भावना आएगी, क्या सेवा करेगा? वो तो इनको हथियार चलाना सिखा देंगे, रोजगार 4 साल के बाद खत्म हो जाएगा। को, मजदूर को, छात्र को, नौजवान को, महिलाओं को और युवाओं को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। क्या इनकी पॉलिसी है? रोजगार पैदा नहीं करते, निजीकरण किया जा रहा है, जो रोजगार है उसको खोया जा रहा है और आगे कोई रोजगार सर्जित करने का मौका ही नहीं है इनके पास। कोई जो है उसका निजीकरण कर रहे हैं, बाकी भर्तियां कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, रोजाना इनकी सह पर, सरकारी सह पर पेपर लीक हो रहे हैं। बेचारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, गरीब माँ बाप मारे जा रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। क्या हो रहा है ये सब? ये सरकार की सह के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। लोग तो कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैं कहता हूँ कि सरकार की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ये जो घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और जो पेपर लीक और ये घटनाएं होती हैं, ये सरकार की सहों पे होती है। बगैर की सरकार की सह के बिना कोई पत्ता हिला के दिखा देना। इसलिए हम ये वायदा करना चाहते हैं कि यदि आप लोगों ने मुझे और मेरी पार्टी के साथियों को, गठबंधन के साथियों को मौका दिया और जिताया तो हम आमूल चूल परिवर्तन करके दिखा देंगे। हम राज सत्ता परिवर्तन के पक्षधर नहीं है, हम व्यवस्था परिवर्तन के पक्षधर हैं। और मेरी 60 साल की उम्र हो चुकी है, जिसमें से 40 साल मैंने गरीब के, जो गरीबी रेखा में पीछे खड़ा है, जो दबा कुचला, शोषित मजदूर, किसान का मेरा वर्ग है, उसकी राजनीति करते रहे और करते रहेंगे। उसके मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए आप मुझे भारी से भारी मत देके, विधानसभा बरवाड़ा से मेरी प्रायोरिटी है, बाकी पार्टी का जो आदेश आएगा वो सर्वोपरि है। लेकिन फिर भी यदि मुझे बरवाड़ा से मौका मिलता है, मेरा गाँव है, मेरा गवांड है और पिछले 40-42 सालों से मैं इस
गांव के बच्चे बच्चे को जानता हूँ। हर गांव के 40 के 40 गांव में मेरी जानकारी है। वहाँ 40 के 40 गांव में हमने काम किए, लोगों का सहयोग किया है, चाहे वो गांव लेवल पे, चाहे हल्का लेवल पे, चाहे जिला लेवल पे हमने काम किए, लोगों के करते रहेंगे। जन सेवा का एक मुझे मौका देने का कष्ट करें, कृपा करें। और मैं आपसे हाथ जोड़ के जोड़ी पसार के वोट की अपील कर रहा हूँ। मुझे एक मौका दिए। आपने इनको बार बार परखा है, आपने 75 सालों से इन लोगों को बार बार परखा है। आप एक बार, आपके भाई, आपके बेटे, आपके सहयोगी, आपके हमदर्द, आपके हितों के रक्षक भाई देशराज प्रजापति को भी एक मौका दीजिए। आपको मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सबको रोजगार दे दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि सबको मान सम्मान, हकूक़ की हिस्सेदारी, जिसकी जितने भागीदारी बनती है वो दिलाने का काम करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी मास्टर देशराज जी ने जो बातें बताई है और जो इन्होंने एजेंडे बताए, आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।